Joining me now is Manish Sisodia. Needs no introduction if you are in Delhi. दिल्ली में अगर आप रहते हैं और बाहर भी रहते हैं तो इनका तारुफ कराने की मुझे आवश्यकता है नहीं। मनीष सिसोदिया जी की उप मुख्यमंत्री रहे हैं दिल्ली में। अभी अगर इनकी कैंपेन के साथ आप चलेंगे तो एक स्लोगन बार बार चलता है, दिल्ली में शिक्षा क्रांति के जनक। तो जो पूरा एजुकेशन मॉडल है वो मनीष सिसोदिया को उसका क्रेडिट दिया जाता है। पर मनीष जी 13, 15, 20 अभी हम नेहरू नगर के इलाके में हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। तो ये अभी डोर टू डोर कैंपेनिंग में थे। आज फ़ायदा ये हुआ है कि थोड़ा धूप है तो आसानी से डोर टू डोर कैंपेनिंग हो पा रही है। और मनीष जी को हमने बीच में पकड़ा तो हमने कहा थोड़ा चाय जब वो पियेंगे इतनी देर में हम बात भी कर लेंगे। ये चाय की दुकान ज़रा दिखा दीजिए आप इनको। यहाँ पर ये चाय की दुकान है, बिल्कुल नेहरू नगर अगर आप एंटर करते हैं तो वहीं पर ये सोनू टी स्टॉल है, वहीं पर हम इस वक्त बैठे हुए हैं। पर सर ये बताइए 13, 15, 20 क्या ये मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी का सबसे कठिन चुनाव है? हर चुनाव मुझे तो कठिन ही लगा है और हमने यही मान के लड़ा है कि चुनाव कठिन है, पूरी ताकत से लड़ना है, कहीं भी किसी भी गलतफहमी में नहीं रहना है कि नहीं चिंता मत करो। काम किया है पर लोगों के बीच जाना और वोट मांगना और उनसे डिस्कस करना कि हमारा विजन क्या है, उनकी ज़रूरत क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या है, उस सब पे चर्चा करना। वो नहीं करेंगे तो कठिन ही है। लेकिन a lot of people would say कि थोड़ा सा जब आप सत्ता में रहते हैं ना तो एक एडेड फैक्टर आपके खिलाफ काम करना शुरू करता है, वो होता है एंटी इनकम्बेंसी। भाई आप जब लोगों के लिए काम करेंगे तो कुछ लोगों को वो काम पसंद आएंगे, कुछ को नहीं आएंगे, कुछ को लगेगा सरकार हमारी बातें सुन रही है, कुछ को लगेगा नहीं सुन रही है। तो इस बार अब मोटा मोटा 10 साल की 11 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी आपके खिलाफ काम कर रही है। तो आपको लगता है कि और फिर एमसीडी भी इस बार आपके पास थी, तो अब वो नहीं कह सकते कि देखिए एमसीडी बीजेपी की है। नहीं, वो तो हम ये कूड़े के पहाड़ों को छोड़ के बाकी सब पे तो साफ़ सफाई से लेके एमसीडी के सारे काम 2015 से हम नहीं कराए हैं। 10,000 किलोमीटर की सड़कें एमसीडी की हमने बनवाई तब जब एमसीडी हमारे पास नहीं थी। तो हमने कभी ये काम में कोताही नहीं की कि एमसीडी हमारे पास नहीं है तो दिल्ली में सड़कें हम नहीं बनवाएंगे एमसीडी वाली। दिल्ली में पीडब्ल्यूडी की तो 1300 किलोमीटर की सड़क है, लेकिन 10,000 किलोमीटर की तो एमसीडी की सड़कें केजरीवाल सरकार के समय में बनी हैं, जो केजरीवाल जी की सरकार ने बनवाई हैं। एंटी इनकम्बेंसी थोड़ा बहुत रहता है निश्चित रूप से, वो तो 4 दिन बाद से लोगों के उसमें शुरू हो जाता है। भाई मैं परसों आपसे मिला था, आपने वो काम नहीं किया या उस पर वो रेस्पॉन्स नहीं दिया। लेकिन एक फ़ायदा ये है कि 10 साल में जब आप काम करते हो ना, ख़ास तौर से स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, तीर्थ यात्रा, फ्री बस सर्विस, इतने सारे काम केजरीवाल सरकार के समय पे हुए हैं। एक्सीडेंट विक्टिम्स के लिए मदद, हर योजना का बेनिफिशरी कहीं ना कहीं बैठा है। उसकी कहीं कोई छोटी मोटी शिकायत भी है तो उसको कॉन्फिडेंस केजरीवाल जी पे ही है, अपनी शिकायत के प्रति भी कि मेरी शिकायत होगी तो केजरीवाल जी की सरकार ही ठीक करेगी, ये उसको कॉन्फिडेंस है। सच्चाई लेते रहिएगा, चाय ठंडी हो जाएगी। पर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपसे बात करने को हैं। पिछली बार जब आप चुनाव लड़ रहे थे, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया चुनाव लड़ रहे थे। ओहदा बड़ी चीज़ होती है मनीष जी, मतलब एक लोग देखते हैं कि भाई देखिए ये मंत्री जी हैं, इनको वोट देंगे तो हमारा काम जल्दी हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूंसी की तरक्की जल्दी हो जाएगी। इस बार मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री नहीं है। मनीष सिसोदिया के जीवन में पिछले 2 साल में ज़बरदस्त उतार चढ़ाव आए हैं, तो उसका फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? नहीं, फ़ायदा नुकसान उसका कुछ मुझे दिख नहीं रहा है ऐसा। मैं जहाँ भी जा रहा हूँ तो इस विधानसभा में, जंगपुरा विधानसभा में, मुझे हर कॉलोनी में कोई ना कोई परिवार, कोई ना कोई बच्चे गली से निकल के ऐसे आ जाते हैं जो कहते हैं जी मैं तो स्कूल में था जब आप आते थे मेरे स्कूल में, मैं पढ़ा हुआ हूँ। या अभी मैं कल किसी स्लम्स में घूम रहा था, वहाँ कोई अपनी लड़की को लेके आया, मतलब उसके घर से आगे निकल गया, बोले जी मेरी तो बेटी डीयू में पढ़ रही है सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके स्कूल अच्छे हो गए थे। तो यहाँ के जंगपुरा विधानसभा के स्कूलों में मैंने तब काम किया जब मैं यहाँ से विधायक नहीं था, और हज़ारों हज़ार परिवार ऐसे हैं जिनके बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिली है। फिर बात मेरी नहीं है, बात बिजली के बिल 0 आ रहे हैं बहुत घरों में, 24 घंटे बिजली को लोग मानते हैं। लोगों को याद है कि इन्वर्टर का युग ख़त्म हुआ तो केजरीवाल जी की वजह से ख़त्म हुआ। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं क्लब होके एक प्लस पॉइंट दे रही हैं और लोगों को लगता है कि यार इनके साथ जो भी हुआ, जिस तरह की भी पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसीज हुई, लेकिन इनको काम करना आता है और ये लोग काम करने में मज़ा लेते हैं। मैं उस पर आने से पहले आपसे पूछना चाहूँगा, अरविंद केजरीवाल के बाद अगर सबसे चर्चित चेहरा कोई आम आदमी पार्टी का या बड़ा नेता जिनको माना जाता है वो मनीष सिसोदिया हैं। मनीष सिसोदिया को कैसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि उन्हें अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़नी पड़ गई, एक नई कॉन्स्टिट्यूंसी में आना पड़ गया? यहाँ से भी आपकी पार्टी का कार्यकर्ता ही उठ के विधायक बना था
उसकी कुछ जगह पर मनीष सिसोदिया, तो ये माने कि उनकी प्रवीण की एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा है या मनीष सिसोदिया की पटपड़गंज में बहुत ज़्यादा है जो अदला बदली करनी पड़ गई? कि सीटें चेंज करना किसी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी का हिस्सा रहता है हमेशा। और जैसे मोदी जी भी गुजरात से गए उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने, तो ऐसा थोड़ी था कि कुछ ऐसा हो गया कि उनको गुजरात छोड़ना पड़ रहा था। उन्होंने एक सोची समझी रणनीति के तहत कोई डिसीजन लिया होगा। मेरे केस में भी जब अवध ओझा जी को हमने सोचा कि चुनाव लड़ें, और मैं तो चाहता हूं कि देश का हर एक एजुकेशनिस्ट आम आदमी पार्टी में आए और चुनाव लड़े, और फिर पूरी पार्टी का प्लस माइनस सब कुछ एजुकेशन हो, तो उसके लिए हमें एजुकेशनिस्ट को दिल खोल के जगह देनी पड़ेगी। अवध ओझा जी जैसे सीनियर एजुकेशनिस्ट से जब बात की, पॉपुलर एजुकेशनिस्ट हैं वो, तो उन्होंने कहा मैं तो पटपड़गंज विधानसभा में पहले रहा हूँ, आप मुझे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ा सकते हैं क्या? उन्होंने मुझसे पूछा था कि अगर आप चुनाव लड़ाओगे तो कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ाओगे? तो नॉर्मल बातचीत में मैंने कहा जी आप दिल्ली, नॉर्मल बातचीत में यही हुआ कि आप दिल्ली की किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी से बता दीजिए, वहाँ से चुनाव लड़वा देंगे। वो बोले मैं पटपड़गंज में रहा हूँ, पटपड़गंज से चुनाव लड़ा सकते हो क्या? तो मैंने कहा आ जाइए आप। इससे एक मैसेज मैं ये देना चाहता हूँ देश भर के एजुकेशनिस्ट को कि भाई आम आदमी पार्टी में एजुकेशनिस्ट की इतनी वैल्यू है कि मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम के पद पे बैठा रहा, एक पॉपुलर चेहरा रहा, पटपड़गंज में भी जीतता रहा 3 बार से, वो भी अपनी सीट छोड़ के एजुकेशनिस्ट के लिए खाली करके दे सकता है अगर आप आते हैं तो। एक तो नैरेटिव ये है जो आप कह रहे हैं कि चलिए मैं चाहता था कि मेरी सीट से वो लड़ लें, तो ये मान के चला जाए कि वो मजबूत सीट है, हम किसी को भी चुनाव लड़वाएंगे वो जीत जाएगा। आपने इतना उसमें काम किया। दूसरा नैरेटिव बीजेपी बना रही है, मनीष सिसोदिया डर के भाग गए। पिछली बार उनका वोट मार्जिन बहुत कम हो गया था, 3000 वोट से जीते थे। शाम को 4 बजे तक मुझे याद है कि आपका रिजल्ट तब तक आया नहीं था। तो एक नैरेटिव ये है कि मजबूत सीट है, हम कहीं से भी लड़ें। दूसरा नैरेटिव ये है कि मनीष सिसोदिया डर के भाग गए। देखिए बीजेपी के पास प्रॉब्लम यह है कि उनके पास अपना काम तो है नहीं कुछ बताने के लिए। लोग उनसे पूछते हैं भाई लॉ एंड ऑर्डर पे कुछ किया तुमने? 2015 से अगर केजरीवाल सरकार चला रहे हैं, स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, इन सब पे काम कर रहे हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर पे तो बीजेपी को काम करना था, क्यों नहीं काम हुआ? लोग उनसे पूछते हैं कि भाई आधी सरकार तो तुम्हारी थी, काम क्यों नहीं किया? तो उस पर तो कोई जवाब नहीं है। तो कभी केजरीवाल जी को कुछ बोलेंगे उल्टा सीधा, कभी मेरे बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलेंगे। लेकिन जनता इस सारी चीज़ को अलग रूप से देखती है। जो हमें रिस्पॉन्स मिलता है कि भाई आप चिंता मत करो, बीजेपी वाले तो गाली गुफ्तार करते रहेंगे, आपने काम किया है, हम आपके काम को वोट देंगे, और आपने जो विज़न आगे का रखा है 2100 रुपये महिलाओं को देंगे, हमें भरोसा है आपके ऊपर ही। वो कुछ भी कहते रहें, हमें पता है कि केजरीवाल ने कहा है कि 2100 रुपये हर एक महिला को हर महीने मिलेंगे, हर पुजारी ग्रंथी को 18,000 रुपये हर महीने का सम्मान मिलेगा। तो केजरीवाल जी ने कहा है तो करके दिखा देंगे, ये लोगों को लगता है। मैं आपसे मनीष जी ये समझना चाहूँगा, क्योंकि आप जब अभी कैंपेन कर रहे थे तो मैं थोड़ा लोगों से बातचीत कर रहा था, तो लोगों ने कहा, कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि भाई साहब चुनाव टक्कर का है, क्योंकि मारवा जी लोकल है तो मनीष सिसोदिया बाहरी हैं क्या? ये लोकल और ये सब कहीं ना कहीं एक नैरेटिव चलाने की कोशिश की जाती है, लेकिन लोगों को ये पता है कि दूसरी पार्टी आएगी तो बच्चों को गाली गलौज सिखाएगी, उनके दिमाग में जहर भरेगी। आम आदमी पार्टी आएगी तो उनके बच्चों को एजुकेशन देगी। तो इसमें कोई बाहरी नहीं बसता, घर का तो मैं ही हूँ फिर, जो उनके घर के काम आएगा। दूसरी पार्टी आएगी तो ज़मीनों पे कब्जा करेगी, हमारी पार्टी आएगी, आम आदमी पार्टी आएगी तो जीने में मदद करेगी, बिजली 24 घंटे आएगी, बिजली के बिल 0 आएंगे, 2100 रुपये आएंगे हर महिला को। ये सब चीज़ें लोगों को पता है। तो जीने में मदद करना, घर के जीने में मदद करना, तो लोग कहते हैं भाई ये तो हमारा भाई है, ये तो बेटा हो तो ऐसा केजरीवाल जैसा, भाई हो तो ऐसा केजरीवाल जैसा। वैसे में ये भारी भारी करते रहेंगे और लोग मुझे अपने घर में बिठा लेंगे। थोड़ा सा मैं ये भी समझना चाह रहा था आपसे, आप उप मुख्यमंत्री थे, आपके ऊपर आरोप लगे, आपको उस समय क्योंकि एक्साइज डिपार्टमेंट आपके पास था, जेल जाना पड़ा आपको, लंबा समय आपको जेल के अंदर रहना पड़ा। सबसे पहले एक जर्नलिस्ट से एक्टिविस्ट नेता सोचा था कि तिहाड़ जेल के भी स्वाद चखना पड़ेगा? ये जब आंदोलन करना शुरू किया था तो बहुत बार पुलिस उठा के ले गई थी, थाने में ले गई थी। जब अन्ना आंदोलन शुरू हुआ तो उस वक्त भी उठा के तिहाड़ भेज दिया था। तो जब आप लड़ने चलते हो तो आपको ये सब सोचना नहीं चाहिए कि क्या क्या झेलना पड़ेगा, सब कुछ झेलना पड़ेगा। जब आप अलग समय था, उसमें आप चेंज के लिए लड़ रहे थे, इस बार आपके ऊपर आरोप लग रहा है। लोग मतलब वो पार्टी पर, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो वो पार्टी जो करप्शन के खिलाफ लड़ती है, उसी के लोगों के ऊपर करप्शन का आरोप लग रहा है। तो ये मुश्किल तो रहा होगा व्यक्तिगत तौर पर। वो पार्टी जब करप्शन के खिलाफ लड़के जंतर मंतर पर खड़ी होती थी और हम तिरंगा लेके चलते थे, तो हमारे ऊपर कानून की धाराओं में लिखा जाता था डेडली वेपन लेके चल रहे थे। ये थोड़ी लिखते थे कि ये करप्शन के खिलाफ लड़ रहे हैं, यही लिखते थे डेडली वेपन लेके जंतर मंतर पे इकट्ठे हुए थे। तो आरोप लगाने वाले, एजेंसी को दुरुपयोग करने वाले तो ऐसी कहानियां गढ़ते हैं, पहले भी ऐसी गढ़ते थे। लोग कहते थे देखो डेडली वेपन लेके चले, लॉ एंड ऑर्डर तोड़ा,
भयंकर साजिश रची, सरकार के खिलाफ साजिश रची, अभी भी ऐसी करते हैं। एजेंसीज़ के दुरुपयोग की चरम इंतहा हो गई है। उसका मॉडल लोगों ने देखा है और लोगों को ये अच्छा नहीं लग रहा है कि यार एजेंसियां भ्रष्टाचार रोकने के लिए थीं, विपक्ष को दबा के, विपक्ष को तोड़ने के लिए, विपक्ष को परेशान करके उसके काम रोकने के लिए थोड़ी ही थी। तो जनता हर चीज़ समझती है। कितना मुश्किल रहा वो समय, खास तौर से आपके लिए इस वजह से भी कि आपकी वाइफ की तबीयत काफ़ी ख़राब थी। मैंने कई बार देखा जब आपको थोड़ा समय मिलता था, जेल से मोहलत मिलती थी, आप आते थे मिलने के लिए, तो 2-3 बार उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। आप कई बार इमोशनल बहुत हो गए थे, आपके पुत्र यहाँ नहीं थे। कितना मुश्किल समय था परिवार के तौर पर? समय तो टफ था परिवार के लिए ख़ास तौर से। मैं तो एक लड़ाई लड़ रहा हूँ, लेकिन वाइफ के लिए, बेटे के लिए बहुत टफ था। लेकिन उन पर जो भी बीत रही थी वो तो सबसे ज़्यादा वही जानते हैं। पर मेरी वाइफ ने और मेरे बेटे ने बहुत हिम्मत के साथ और बहुत मैच्योरिटी के साथ इस टफ समय को निकाला। और कहीं चारों तरफ से जिस तरह का प्रेशर बनता है, बीजेपी की तरफ से, इधर उधर से, कि भाई क्यों राजनीति में पड़ रहे हो, परिवार परेशान है, तो उन्होंने मुझे हमेशा विश्वास दिलाया कि आप जो लड़ाई लड़ रहे हो उसको लड़ते रहो। हमको प्रॉब्लम हो सकती है लेकिन हम परेशान नहीं हैं, हम कहीं भी आपको कमज़ोर नहीं पड़ने देंगे। और मेरी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा मजबूती से काम लिया, और उनकी ताकत थी तो मेरी ताकत थी। खुद को कभी लगा अकेले जेल में बैठे हुए, आदमी सोचता है, ये बहुत बातें सोचता है कि कहाँ फंस गए यार, बीवी की तबीयत ख़राब है, अकेले ही वो वहाँ पर है, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, कहाँ फंस गए? देखो, ये सब अगर सोचने लगेंगे तो फिर जितने लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं देश के लिए, हमारी कुर्बानी तो कुछ भी नहीं है। लोग तो फांसी चढ़ गए देश के लिए लड़ते लड़ते। आज हमारी लड़ाई क्या है? मैं कहता हूँ सरकारी स्कूल अच्छे होने चाहिए, तो एक एजुकेशन माफिया है वो खड़ा है देश में। हम कहते हैं सरकारी अस्पताल अच्छे होने चाहिए, दवाइयाँ वहाँ मिलनी चाहिए, दवाइयों का माफिया है, बिजली का माफिया है। तो ये सारे माफिया से लड़ाई है और इनको प्रोटेक्शन देने वाली पॉलिटिकल पार्टी से हमारी लड़ाई है। तो वो सिस्टम रिटेलिएट करेगा। तो हमारी लड़ाई तो बहुत छोटी सी है। जो लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रहे थे, अंग्रेज़ों के बाद भी कास्ट सिस्टम के खिलाफ जो लोग लड़े हैं, बाबा साहब से लेके, उन्होंने छोटी कुर्बानियाँ दी हैं। हम तो एजुकेशन के लिए ही लड़ रहे हैं, हम तो बिजली पानी के लिए लड़ रहे हैं। लोग अंग्रेज़ों से लड़े, लोग कास्ट सिस्टम के खिलाफ लड़े, लोग महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़े। उन्होंने कितनी कुर्बानी दी है? हमारी कुर्बानी तो कुछ भी नहीं है। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की जो आम आदमी की इमेज थी, इस बार चुनाव में आपको लगता है डेंट हुआ है? शीश महल की बात होती है, वो इतना बड़ा घर दिखाते हैं, फिर तमाम फोटो वायरल हो जाती हैं, देखिए ये सोने का कमोड भी था जी, और पब भी था जी, और बाथ टब भी था जी, और फलाना भी था। मैं ये कह रहा हूँ कि चाहे उसमें कुछ भी हो, लेकिन आपको लगता है इससे डेंट पड़ा है? भाई एक करप्शन का चिपका दिया गया, सबको जेल में भेज दिया गया, अब ये शीश महल की बात होने लगी, तो लोग कि आम आदमी नहीं रहे ये लोग ना हर चीज़ को देखते हैं। लोग ये भी सुनते हैं बीजेपी क्या कह रही है, लोग ये भी सुनते हैं कि बाकी पार्टियां कर क्या रही हैं, लोग ये देखते हैं कि यार कोई आदमी 10 लाख का सूट पहन रहा है सरकारी खर्च पे, कोई 200 करोड़ के झूमर का राजमहल बनवा रहा है, वो ये देख रहे हैं। और फिर जब बीजेपी ने स्मीयर कैंपेनिंग शुरू की, झूठ फैलाना शुरू किया कि अरविंद केजरीवाल के घर में सोने का टॉयलेट बना हुआ है, तो हमने कहा भाई आओ सब देख लो सोने का टॉयलेट कहाँ है। और मुझे कई बार तो हंसी आती है कि यार इतनी बड़ी पार्टी देश की, भाई केंद्र में सरकार है, तीसरी सरकार है उनकी, दिल्ली में आधी सरकार है तब से ही, 20 राज्यों में उनकी राज्यों में सरकारें हैं, और देश की क्या दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करते हैं। इनका इतना दिवालियापन कि दिल्ली में स्कूल, अस्पताल, बिजली पानी के मुद्दे पे चुनाव नहीं लड़ना चाहते, अरविंद केजरीवाल जी के टॉयलेट कैसे हैं उस पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, और जो कि हैं नहीं सोने के। मतलब हमने कहा दिखाई दो चलो, तो झूठ फैला के टॉयलेट के बारे में चुनाव लड़ना चाहते हैं। स्कूल पे बात करो ना, गुजरात में अच्छे स्कूल दिखाओ ना, यूपी हरियाणा में अच्छे स्कूल दिखाओ, मजा आएगा। इतने बड़े घर की आवश्यकता क्या थी? कभी ये हुआ कि यार ये गड़बड़ हो गया, थोड़ा जो पहले चल रहा था वैसे चलने देना चाहिए? नहीं, केजरीवाल जी ने कोई ऐसा तो है नहीं कि किसी का प्लॉट कब्जा लिया या किसी स्कूल का प्लॉट था। भाई मुख्यमंत्री आवास था, मुख्यमंत्री आवास पहले भी था, उसको रिनोवेट कराया। अब बीजेपी ने जो फैलाया कि उसमें सोने के टॉयलेट बने हुए हैं, उसमें स्विमिंग पूल बना हुआ है, कहाँ है स्विमिंग पूल? झूठ फैला रहे हैं। उसमें मिनी क्या बोला, पब बार बना हुआ है, झूठ फैला रहे हैं। हमने कहा लो झूठ को दिखा देते हैं तुम्हारा झूठ। अब पुलिस लगा दी, नहीं झूठ मत दिखाना, झूठ तो पकड़ा जाएगा फिर बीजेपी का। मान लीजिए अब इस बार आप लोग चुनाव जीत जाते हो, तो सत्ता केंद्र में भी वही है, एलजी भी वही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है, एलजी भी वही है, तो जो अब तक नहीं हो पाया जिन स्कीमों पे, वो अब दोबारा कैसे हो जाएगा? क्या बदल जाएगा अगर आप लोग दोबारा, मनीष सिसोदिया दोबारा उप मुख्यमंत्री बन गया, बदल क्या जाएगा? सत्ता तो वही है, काम वही होता रहेगा, कुछ नहीं बदलेगा।
क्यों? क्योंकि 2015 से वही बीजेपी है, 2015 से वही एलजी है। 200 यूनिट बिजली हमने जब फ्री करनी चाहिए इन्होंने पूरा रोका, जब सीसीटीवी लगवाने चाहे इन्होंने पूरा रोका, जब महिलाओं के लिए बसें फ्री की इन्होंने पूरा रोका। हर वो काम जब हम करना चलते हैं ये रोकते हैं, लेकिन हम लड़के करवाते हैं क्योंकि इनको इस काम में इंटरेस्ट ही नहीं है। इनको लॉ एंड ऑर्डर में इंटरेस्ट नहीं है जो इनके पास है, इनको किसी काम में इंटरेस्ट नहीं है। लड़ाई झगड़ा ऐसे ही होता रहेगा, मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल फिर लड़ते रहेंगे, बीच में काम केंद्र सरकार। लड़ के काम करवाते रहेंगे। जो भी केजरीवाल जी ने काम शुरू किए वो सारे होते रहेंगे, जो काम उन्होंने अनाउंस किए हैं वो भी सारे होंगे। कहीं रोकने की कोशिश ही तो लड़के कराएंगे, और लोगों को यही हिम्मत हमारी पसंद आती है, बोले यार ये काम डिसाइड कर लेते हैं तो करके दिखाते हैं। ये आपको लगता है अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने जो काम किए थे उनकी सीएम और डेप्यूटी सीएम की पर रेफरेंडम है ये चुनाव? क्योंकि आपने खुद कह दिया था कि भाई अगर आप चुन के भेजोगे तो सीएम बनूंगा, तो रेफरेंडम है ना ये आप लोगों के ऊपर। बिल्कुल रेफरेंडम ही है, हर चुनाव रेफरेंडम होता है भाई। 5 साल क्या 10 साल से हम सरकार में, जनता को लगता है कि हमने उनके लिए काम किए हैं, जनता को लगता है कि हमने उनके लिए उनके जीवन में सुविधाएं दी हैं, उनके महंगाई से लड़ने में सुविधाएं दी हैं, तो जनता दोबारा चुन के भेजेगी। और अगर नहीं भेजेगी तो निश्चित रूप से रेफरेंडम है। कुछ काम तो ऐसे होते हैं जो आपको लगता है नहीं हो पाए। यमुना को लेकर अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था मैं डुबकी लगाऊंगा उसमें जाके, यमुना तो वैसी की वैसी है। पोल्यूशन को लेकर लोग आपके ऊपर कहते ही हैं कि सरकार विफल हुई, इन्होंने पोल्यूशन पे कुछ काम नहीं करा। तो आपको लगता है कि क्या विफलताएं रही, उसके लिए अब क्या आगे आम आदमी पार्टी कर पाएगी? देखिए, जब आप 100 काम लेके चलते हैं तो 80-90 पूरे होते हैं, तो 10 ऑनगोइंग भी होते हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि जब आपके 10 ऑनगोइंग काम हैं जो आपने अचीव नहीं किए, जो आपने कहा था कि हम कराएंगे 5 साल में या 10 साल में, वो पूरे नहीं हुए, तो उस वक्त आप रिएक्ट कैसे करते हैं उनको? आप एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ काम अधूरे और मैं कराऊंगा, या आप कहते हैं नहीं साहब ये तो जुमले थे? अब मोदी जी, अमित शाह जी ने बड़े बड़े वादे किए थे कि हम 15 लाख लाएंगे, 15 लाख लाएंगे, हर एक खाते में 15 लाख जाएंगे। रुपए के बारे में कहा था, डॉलर से नीचे, डॉलर को सस्ता कर देंगे। सिलेंडर के लिए कहा था, हर घर में सिलेंडर ऐसे पहुंचेगा वैसे पहुंचेगा। फिर अब कहते हैं जुमले थे, वो तो जुमले थे। जब जनता पूछती है चुनाव के बाद भाई क्या हुआ, जुमला था जी, वो तो वैसे ही बोल दिया था। केजरीवाल जी ने एक भी काम को ये नहीं कहा कि जुमला था, उन्होंने हर काम के लिए कहा कि हाँ भाई ये मैंने कराने के लिए कहा था, ये मैं करा चुका हूँ, ये मैं मानता हूँ मेरे से भी पूरा नहीं हुआ, मैं इसको पूरा करूँगा, इसमें लगा हुआ हूँ, ये इसमें प्रोग्रेस है, लेकिन उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी, तो इसको कराएंगे। हम किसी काम को जुमला कह के नहीं डाल रहे। MHA ने एक और मंजूरी दी है केस चलाने की आप लोगों पे, तो इससे तो साबित हो गया ना, MHA आज मंजूरी दे रहा है, 2 साल पहले उठा के हमको जेल में डाल दिया, तो इसका मतलब बिना मंजूरी के जेल में डाल रखा था। इसका मतलब एजेंसीज का दुरुपयोग था, इसका मतलब सारी एजेंसीज को झूठा प्रेशर डाल के कहा गया भाई मंजूरी बाद में मिलती रहेगी, पहले तो इनको अंदर डालो। चुनाव जीत के फिर अंदर डाल दिया था। ये केस केवल बेल तक था, वो काठ की हांडी है, एक ही बार चढ़ती है, चढ़ गई। CAG की रिपोर्ट पर वो कहते हैं कि आप लोग बाकी सब पर तो उंगलियां करते थे कि देखो CAG की रिपोर्ट में निकला, अपने आ रही है तो विधानसभा में दिखाई नहीं रहे हो। नहीं, अभी किसको पता है कि CAG की रिपोर्ट हमारे खिलाफ है? हो सकता है CAG की रिपोर्ट में हमारी तारीफ हो। अभी तो CAG की रिपोर्ट जब टेबल पे रखी जाएगी तभी तो पता चलेगा। अब विधानसभा की टेबल पे रखी जाएगी, विधानसभा की टेबल से रखे जाने से पहले अगर कोई CAG रिपोर्ट कहीं घूम रही है तो वो तो बीजेपी हेडक्वार्टर बनी होगी। भाई CAG की रिपोर्ट में पहले भी हमारी तारीफ हुई है, हो सकता है नई रिपोर्ट, CAG की जो रिपोर्ट आती है वो किसी मंत्री को, किसी LG को, किसी को ये पावर नहीं होती कि उसको खोल के देख ले, वो पहले सदन पटल पर रखी जाती है, विधानसभा के पटल पर रखे जाने के बाद उसको तब खोला जाता है विधानसभा में। इतने सारे स्पेशल सेशन आप बुलाते थे, आपने उसके लिए क्यों नहीं? मैं वही बोल रहा हूँ कि आने तो दो रिपोर्ट। CAG की रिपोर्ट जरूरी है कि अभी स्कूल जरूरी है? हमने स्कूलों पे काम किया, हमने महिलाओं की सुरक्षा पे काम किया, हमने सब पे काम किया। हो सकता है तारीफ लिखी हो, तारीफ भी बाद में ले लेंगे। मनीष जी, आप फाइनेंस मिनिस्टर रहे, बस 2 सवाल है मेरे चलते थे। फाइनेंस मिनिस्टर आप रहे, दिल्ली का 31 साल में पहली बार ऐसा बजट दिल्ली का बताया जा रहा है, डेफिसिट में दिल्ली चल रही है। GDP टू अर्निंग रेशो की अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी ने फ्री देकर मैसअप कर दिया है। झूठ बोल रही है बीजेपी। दिल्ली का बजट जब हम सरकार में आए थे 30,000 करोड़ का होता था, और 5 साल के अंदर 60,000 करोड़ हो गया था, और अब 78,000 करोड़ का बजट है दिल्ली का। तो दिल्ली का बजट तो हमेशा फ़ायदे में रहा है। अरविंद केजरीवाल जी ने टैक्स खर्च करने में ही नहीं, टैक्स इकट्ठा करने में भी ईमानदारी बरती है, और दिल्ली कभी घाटे में हो ही नहीं सकती है। ये बीजेपी का एक बड़ा झूठ फैलाया जा रहा है कि साहब दिल्ली का सरकार का बजट घाटे में चल रहा है ही नहीं, झूठ बोल रहे हैं। ये तो रिपोर्ट है ना सर, सरकार केंद्र सरकार की रिपोर्ट है कि 4% का आपका GDP टू डेट रेशियो है, वो 4% रिपोर्ट है। कौन सी रिपोर्ट है? नीति आयोग ने भी इसमें जो स्टेटमेंट सारी जो राज्यों की जो रैंकिंग निकाली है उसमें भी दिल्ली को पहली बार दिखाया गया है कि 4% घाटे में चल रहा है, जो प्रोजेक्शन है।
नहीं, प्रोजेक्शन से थोड़ी होता है, रेवेन्यू डिफिसिट प्रोजेक्शन से थोड़ी दिखाया जाता है। रेवेन्यू तो ये होता है भाई सरकार जितना खर्च कर रही है उतना उसके पास है कि नहीं है। ये तो सब अब नीति आयोग की रिपोर्ट मुझे दिखाना, आप देखेंगे उसमें क्या लिखा है। तो सारी जो स्कीम्स आप अनाउंस कर रहे हो वो सबके लिए पैसा है दिल्ली के पास? पूरा है, और ईमानदारी से टैक्स इकट्ठा करेंगे। दिल्ली की जनता खूब टैक्स देती है, ये सब चोरी करते हैं उसमें टैक्स में। दिल्ली की जनता से पैसा निकाल लेते हैं टैक्स का और सारे गचमच करके उसको चोरी करते हैं। केजरीवाल जी ने वो चोरी रोकी तो सारी फ्री की जितनी योजनाएं हैं उनके लिए, सारी रेवड़ियों के लिए, सारी वेलफेयर स्कीम्स के लिए पैसा आया, अभी भी आएगा। मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री बनेंगे जीतने के बाद? पता नहीं, देखिए अब या मुख्यमंत्री? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर बड़ी सारी पाबंदियां हैं। पर ये बीजेपी ये भी झूठ फैला रही है कि जी केजरीवाल जी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। इतना झूठ फैलाते हैं बीजेपी वाले सुबह से शाम तक, झूठ झूठ झूठ। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं नहीं लिखा है कि भाई वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं।